हरे कृष्णा दोस्तों कल मतलब कि 15 अगस्त को हमने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया। पूरे मीडिया में, पूरे बॉलीवुड में, घरों पर पूरा नेशनलिज्म का माहौल था एकदम, और सभी लोग काफ़ी खुश हो रहे थे। प्राइम मिनिस्टर ने भी बड़ा अच्छा स्पीच दिया। तो आज इस वीडियो में दोस्तों आज हम अपने इंडिपेंडेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं कि 75 साल आज़ादी को हो चुके हैं, वास्तविकता में हम कितने आज़ाद हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस हम करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर हूँ और मेंटर हूँ, और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, महाभारत के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक समय जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ तो युधिष्ठिर महाराज को दुनिया के जो 7 महाद्वीप थे उनका राजा बनाया जाता है। मतलब कि जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आज के समय में, युधिष्ठिर महाराज को उनका राजा बनाया गया और पूरे विश्व का नाम जो है भारतवर्ष था एक समय। मतलब एक समय भारत का मतलब जो आज का जियोग्राफिकल बाउंड्री हम देखते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से, वो वहाँ तक लिमिटेड नहीं था। एक समय भारतवर्ष मतलब पूरा विश्व हुआ करता था अकॉर्डिंग टू महाभारत। फिर भी अगर हम 2000 साल पहले जाएं, जब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जब उदय हुआ, एग्जिस्टेंस जब आया, उस समय अगर हम भारत की बात करें तो भारत का मतलब था कि जो काबुल, जो अफ़गानिस्तान से लेकर एक समय जो पूरा बर्मा और जो हमारा श्रीलंका से लेकर पूरा काजिस्तान तक का जो एरिया है, वो पूरा एरिया को हम जो है भारतवर्ष कहते थे, अखंड भारत कहते थे। और उसके अंदर इवन जो है मंगोलिया के कुछ हिस्से, चाइना के कुछ हिस्से, वहाँ पर भी भगवान शिव के मंदिर मिलते हैं। तो इसका मतलब कि एक समय भारत का जो अस्तित्व था वो पूरा लंका से लेकर काजिस्तान, कंबोडिया और मॉडर्न डे में इंडोनेशिया, इन सारे कंट्रीज़ के अंदर जो बर्मा तक जो है भारत का अस्तित्व था। पर अगर आज हम बात करें, उस भारत की बात करें, तो ये पूरे जियोग्राफिकल एरिया का आज हम करीब 15 से 20% रह गए और 80% से ज़्यादा एरिया हम खो चुके हैं। कुछ 1947 में खो चुके थे, कुछ उससे पहले खोते गए। तो धीरे धीरे वो टेरिटरीज़ जो है कम होती चली गई और आज जो है उस पूरे अखंड भारत का हम 15 से 20% हिस्सा रह गए हैं। तो इवन अगर हमें 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली, जियोग्राफिकल लेवल पर भी अगर हम देखें आज़ादी मिली, फ्रीडम कई लेवल पे एग्जिस्ट करता है, बट अगर हम जियोग्राफिकल लेवल भी बात करें तो इस जियोग्राफिकल फ्रीडम को भी मेंटेन करने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है। समय समय पर हम देखते हैं कि कुछ लोग बात करते हैं कि कश्मीर को हम भारत से अलग कर देंगे। इसके लिए अनेक प्रकार के युद्ध हुए, 1965, 1971, 1999, और अब इवन भी कई प्रकार से युद्ध होते रहे। खालिस्तान को अलग बनाकर पंजाब को अलग करने की बात होती रही है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरा अलग करके जो बताया जाता है कि जो हमारा चिकन नेक जो कॉरिडोर है आसाम को, वहाँ से अलग कर हम नॉर्थ ईस्ट को एक अलग देश बना देंगे। समय समय पर आर्यन और द्रविडियन के बीच में भी जो है गर्मा गर्मी देखी जाती है कि आर्यन अलग थे, द्रविडियन अलग थे, द्रविडियन को अपना अलग देश चाहिए। लिट्ठे जो है तमिलनाडु के अंदर में, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर कब समय समय पर एक अलग देश की मांग होती रही है। तो इवन जो जियोग्राफिकल एरिया है दोस्तों, उसको भी मेंटेन करने के लिए हम देखते हैं आज भी बहुत बड़ा संघर्ष किया जा रहा है उसको मेंटेन करने के लिए। 1947 के बाद से भी देख रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के अटैक्स होते जा रहे हैं, फिर भी उसको मेंटेन करने का हम प्रयास कर रहे हैं जियोग्राफिकल लेवल पे। बट अगर हम इससे और सटल लेवल पर अगर हम जाते हैं कि जियोग्राफिकल फ्रीडम को मेंटेन करने में हम 75 साल होने के बाद भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अगर आइडियोलॉजी के लेवल पर हम आए तो क्या हम आइडियोलॉजी के लेवल पर क्या हम आज़ाद हैं? भले ये 15 अगस्त के दिन हम जो है नारे लगा लेते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राष्ट्रगान गा लेते हैं, पर क्या हम मानसिक रूप से हम अपने आप को भारतीय मानते हैं? ये सोचने का विषय है। अगर हम अपने सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सभी लोग, सारे भारतीय जो हैं वेस्ट से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हमारा जो है बेंचमार्क जो है वेस्ट है, जो वेस्ट में फॉलो होता है वो इंडिया में कॉपी किया जाता है। हम उनकी तरीके से बनना चाहते हैं, उनके फिल्मों को देखना चाहते हैं, उनके देश में जाकर पढ़ना चाहते हैं, वहाँ के लाइफ स्टाइल से हम काफ़ी प्रभावित होते हैं। हमारा पैरामीटर ऑफ सक्सेस है कि कौन कितना वेस्टर्न है, उसको उतना ज़्यादा हम एडवांस मानते हैं। ये क्यों हम करते हैं? बिकॉज हम इंडियंस को एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की आदत लग चुकी है। मतलब वेस्ट के सामने हम अपने आप को हीन मानते हैं। हमें लगता है नहीं, भारत में कुछ है ही नहीं, हम तो गरीब भुक्कड़ लोग हैं, धोती कुर्ता पहनने वाले लोग हैं, मंदिरों में घंटी बजाने वाले लोग हैं। भाई एडवांसमेंट अगर देखना है तो वेस्ट में एडवांसमेंट होता है, इंडिया में तो कुछ है ही नहीं। तो ये जो हीन भावना हम भारतीयों के अंदर विकसित होती जा रही है। भले ही जियोग्राफिकल लेवल में 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो चुके थे, बट 15 अगस्त 2021 में भी हम वेस्ट
हम अपने अगर आइडियोलॉजी के लेवल पे देखें तो हम कहीं ना कहीं आज भी गुलाम हैं। हमें अपने भारतीयता को फॉलो करने में, ओरिजिनल जो भारतीय संस्कृति, जो भारतीय धर्म है, इसको फॉलो करने में आज भी हमें कहीं शर्म लगता है और हमें झिझक होती है, बिकॉज आइडियोलॉजी के लेवल पे हम कहीं ना कहीं गुलाम हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों कि इस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स का जो रीज़न अगर हम पता करते हैं तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, चाहे हमारे लॉज एंड ऑर्डर्स हैं, जो कोड्स एंड कंडक्ट्स है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा डेमोक्रेसी, इवन हमारा सिविल सर्विसेज का जो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, ये सब कुछ एक वेस्टर्न थॉट प्रोसेस पर आधारित है। एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो एजुकेशन सिस्टम में जो हमें पढ़ाया जाता है, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ये सब वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के हिसाब से पढ़ाया जाता है, मतलब वेस्टर्न लेंस के हिसाब से, जो वेस्ट में जिस हिसाब से सोसाइटी को डिफाइन किया गया, जिस हिसाब से प्री हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और इस तरह की जो हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हिस्ट्री भी हमें आज इंडिया में पढ़ाया जाता है 2021 में भी। वही सोसाइटी का वही जो स्टडी है जो वेस्टर्न थॉट प्रोसेस के ऊपर आधारित है, उसी हिसाब से हम इंडियन सोसाइटी को भी देखते हैं, इंडियन ट्राइब्स को देखते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन को देखते हैं। तो ये एक रीज़न है दोस्तों कि जिसकी वजह से हम जो है आज भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में है, और इस एजुकेशन सिस्टम से जो लोग निकलने वाले लोग हैं उनको अपने भारतीय होने पर कोई गर्व नहीं है, उनको अपनी आइडेंटिटी पे कोई फ़क्र नहीं है। और कई बार ऐसा भी देखा जाता है दोस्तों कि 75 साल होने के बाद भी हम आज देखें तो हम अपने ही देश में अपने भारतीय कल्चर को, रामायण को, भगवद गीता को, भागवतम को पढ़ाने के लिए आज़ाद नहीं है। आज भी हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में भगवद गीता पढ़ाई नहीं जाती है। आज भी हमारे यहाँ पर औरंगजेब, बाबर, तैमूर, मुगलक, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है, बट तानाजी के बारे में, शिवाजी महाराज के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है, या पढ़ाया जाता है तो एक लाइन में बहुत सटल तरीके से पढ़ाया जाता है, वो भी गलत तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है, इसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि आइडियोलॉजी के लेवल पर हम कब आज़ाद होंगे। फिजिकल लेवल पर, जियोग्राफिकल लेवल पर तो हम आज़ाद हैं, बट आइडियोलॉजी के लेवल पर हम कब आज़ाद होंगे, ये एक प्रश्न का मुद्दा है। दूसरा, अगर हम बात करें कि अगर हम किसी से पूछते हैं कि इंडिया में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने अलग अलग प्रकार के लोग हैं, विभिन्न जातियों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग पहनावे को मानने वाले लोग हैं, तो व्हाट इज़ वन इंडिया नैरेटिव, ग्रैंड इंडिया नैरेटिव, क्या एक नैरेटिव जो पूरे इंडिया को इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कंबाइन करके लोगों को रख सके, तो ये ग्रैंड नैरेटिव हमारे पास नहीं है। आज जो है सब नेशनलिज्म की बातें हो रही हैं कि भाई ब्राह्मण्स अलग हैं, उनकी आइडियोलॉजी अलग है, दलित की जो है आइडियोलॉजी अलग है, हिंदू की आइडियोलॉजी अलग है, मुस्लिम की आइडियोलॉजी अलग है, वुमेन की आइडियोलॉजी अलग है। तो सब नेशनलिज्म की बात चल रही कि इतने सारे आइडियाज़ हैं और इतने सारे लोग हैं, तो ये एक देश में, एक नैरेटिव में इनको हम बांध के नहीं रख सकते। हम जो कहते थे अनेकता में एकता, वो लोगों का कहना है कि सब नेशनलिज्म है, इतने सारे लोग एक साथ नहीं रह सकते। और इस सब नेशनलिज्म, मतलब अनेक राष्ट्रों की बात जो है, सब नेशनलिज्म की बात करने वाले, इसके लिए जो है कई प्रकार के जो विदेशी संस्थाएं हैं, जैसे फोर्ड फाउंडेशन है, या हमारा ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, या कई क्रिश्चियन मिशनरीज़ की जो संस्थाएं हैं, चर्च है, वेटिकन सिटी, या इवन जो अरब जो नेशंस हैं, वो बेइंतहा पैसा भारत में लगाते हैं और भारत के इस यूनिटी को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। एक अलग मीडिया, एक लेफ़्ट मीडिया, एक अलग प्रकार के लोगों को वो क्रिएट करते हैं जो बोलने में अच्छे हैं, आर्टिकल्स देखने में अच्छे हैं, और मीडिया में जिनको अच्छा पोजीशन मिला हुआ है। ऐसे लोग जो हैं भारत में होने के बाद वो इंडियन कल्चर को गाली देते हैं, वो सती प्रथा को गाली देते हैं, और जो वो गाली देना भी चाहिए, अगर सती प्रथा में कोई गड़बड़ है तो उसको बोलना चाहिए, बट वो हमेशा इंडियन सिविलाइजेशन की कमियां ही बताते हैं। वो कभी ये नहीं बताते हैं कि भाई जब ब्रिटिशर्स भारत में थे तो करीब 200-250 सालों के अंदर में ब्रिटिशर्स ने इंडिया से $45 ट्रिलियन का पैसा चुरा के ले गए। इसके लिए कोई लेफ्ट मीडिया कभी आपको गाली देते नहीं दिखे, कभी ब्रिटिशर्स को, कभी वेस्ट को लोग क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। भारत के रहने वाले लोग जो इस प्रकार की संस्थाओं से पाले गए हैं, इनको खर्चा मिलता है, पैसा मिलता है, फंडिंग मिलता है, ये भारत के लोगों को इंडियन कल्चर के अगेंस्ट ही उनका रुझान करते हैं, वैसी मूवीज़ बनाते हैं, वैसे गाने बनाते हैं, उस प्रकार की खबरें दिखाते हैं। तो एक एंटी इंडिया नैरेटिव करने के लिए बाहर के कई फोर्सेस हैं, और उसके वजह से हमारे अंदर के भी कई लोग जो उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हम देखते हैं आज के समय में कि काफ़ी ज़्यादा सोशल डिस्टर्बेंस है। 75 साल आज़ादी होने के बाद भी हम अपने ही देश में रामायण नहीं पढ़ा सकते हैं, बट हमें जो है बाकी लोग जो है चर्च खोलते जा रहे हैं और अपना मदरसा खोलते जा रहे हैं, बट हमारे टेम्पल्स आज भी जो है फ्री टेम्पल्स नहीं हैं।
और जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आज भी भारत में हर साल जो 18 लाख से ज़्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण होता है, कुछ क्रिश्चियन बनते हैं, कुछ इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे आज़ादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे आइडियोलॉजी के लेवल पे, ज्योग्राफिकल लेवल पे हमारी समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे कोई व्यक्ति, उसकी अगर एक आँख कोई फोड़ता जा रहा है, कोई एक हाथ किसी ने काट दिया है, एक पैर किसी ने काट दिया है, उसका एक कान किसी ने काट दिया हो, तो वो व्यक्ति कभी नहीं कह सकता आई एम वेरी हैप्पी। उसी तरीके से हम हैप्पी इंडिपेंडेंस बोल तो रहे हैं, बट हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम वास्तविकता में कितने हैप्पी इंडिपेंडेंस है, हाउ मच इंडिपेंडेंट वी आर। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि 80% से जो ज़्यादा भारत था वो तो हम खो चुके हैं ऑलरेडी, और जो बचा कुचा 15-20% है उसको तोड़ने के लिए बाहर के इविल फोर्सेस, एंटी इंडिया फोर्सेस दिन रात काम कर रही हैं, और वो लगातार इसे काटती जा रही हैं, इसे अलग करती जा रही हैं, मॉडर्न जनरेशन को इसके खिलाफ भड़काती चली जा रही हैं। तो हैप्पीनेस जो इसमें कहा, व्हाट इज दिस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिकॉज this is not independence, we are not independent right now because we are ideologically we are very slave, we have inferiority complex, हमें अपने ऊपर गर्व नहीं है, हमें लगता है कि नहीं हमें उनको कॉपी करना चाहिए, उनकी तरह बनना चाहिए, we want to become like west। तो हम अपनी आइडेंटिटी को हमें फॉलो करना, अपने डिफरेंस को, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना, उसको फॉलो करने का जो हिम्मत है, वो करेज और कन्विक्शन आज हमारे अंदर नहीं है। इसीलिए हैप्पी जो इंडिपेंडेंस डे जो लोग कहते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि वास्तविकता में कितना हैप्पी है। हम अपना एक एक शरीर का अंग खोते जा रहे हैं, तो हम इसमें हैप्पी होने की कोई बात नहीं है। तो अगर हम जाके देखें दोस्तों कि पूरे इंडिया को व्हाट इज़ द वन ग्रैंड नैरेटिव जो इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी पूरे इंडिया को कंबाइन करके एक साथ रखती है, एक धागे में बांध के रखती है, वो हमें सोचने की आवश्यकता है और उस धागे को हमें बचा के रखने की आवश्यकता है, ताकि हमारा देश अब ऑलरेडी अलग हो चुका है, ऑलरेडी टूट चुका है, कई प्रकार की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डाली जा चुकी हैं। मैक्स मूलर और जो है लॉर्ड मैकॉले जैसे लोगों ने जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम, हमारे पुराणों को, हमारे शास्त्रों को पूरा ट्रांसलेट कर एक एंटी इंडिया जो है पर्सपेक्टिव हमें दे चुके हैं। तो अब वो व्हाट इज़ दैट वन ग्रैंड नैरेटिव जो पूरे इंडिया को एक एकता के सूत्र में बांध के रखता है, वो हम देखें, दैट इज़ ओवर स्पिरिचुअलिटी। जो भारत की जो आध्यात्मिक विरासत है, वो इस पूरे भारत को एक एकता के धागे में बांध के रखती है। अगर हम जाते हैं दोस्तों ईस्ट साइड में जाते हैं, अगर हम जाते हैं कोलकाता के साइड में जाते हैं, तो वहाँ पर जो है चैतन्य महाप्रभु की पूजा होती है, नित्यानंद प्रभु की पूजा होती है। अगर हम वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर द्वारकाधीश की पूजा होती है। अगर हम नॉर्थ में जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर वृंदावन में भगवान की पूजा होती है, कुरुक्षेत्र में भगवान की पूजा होती है, ऋषिकेश में भगवान की पूजा होती है। साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ पर उडुपी कृष्ण की पूजा होती है, तिरुपति बालाजी में भगवान की पूजा होती है, और जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी की पूजा होती है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो वहाँ पर पांडुरंगा जी की वहाँ पे पूजा होती है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ हो, चाहे नॉर्थ हो, इन सारे जगहों को जो हमारा जो स्पिरिचुअल कल्चर है, हमारा जो वैदिक कल्चर है, दैट इज़ द यूनाइटिंग फैक्टर, जो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को होने के बाद भी हो सकता है कि उडुपी कृष्ण में जो पूजा का प्रोसेस हो थोड़ा अलग हो, वृंदावन में थोड़ा अलग प्रोसेस हो, द्वारकाधीश में अलग प्रोसेस हो, नवदीप मायापुर में थोड़ा अलग प्रोसेस हो, बट भगवान की पूजा होती है। अलग अलग देश काल परिस्थिति, वहाँ के कल्चर के हिसाब से रिचुअल्स अलग अलग है, बट वो जो कल्चर है दैट इज़ यूनाइटिंग द होल इंडिया। उस स्पिरिचुअलिटी को, उस कृष्णा कॉन्शियसनेस को दोस्तों हमें बचाकर प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, उसको प्रोपगेट करने की आवश्यकता है। लोगों का अटैक अगर हम देखेंगे, बार बार जो बाहर के जो इविल फोर्सेस हैं, एंटी इंडिया फोर्सेस, उनका अटैक बार बार इसी एकता के सूत्र को धागे को तोड़ने के लिए। वो बार बार हमारे देवी देवताओं का, हमारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं, इसके ऊपर मूवीज़ बनाते हैं, इसके ऊपर कॉमेडी शोज़ करके हमारे कल्चर का, हमारे शास्त्रों का, हमारे भगवान का मजाक उड़ाते हैं। पहले जो भी अटैकर्स आए, चाहे औरंगजेब आए हो, चाहे तुगलक आया हो, चाहे तैमूर आया हो, इन सब लोगों ने आकर टेम्पल्स तोड़े हैं। सोमनाथ टेम्पल्स को तोड़ा, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के टेम्पल्स को तोड़ा, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, अयोध्या के मंदिर को तोड़ा, इवन भारत के 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया है। वहाँ पर सैकड़ों नालंदा और तक्षशिला जैसी लाइब्रेरीज के अंदर आग लगा दी गई, जहाँ पर अनेक वैदिक शास्त्र थे। तो दे आर अटैकिंग, ऐसा नहीं कि आज अटैक हो रहा है, पहले फ्रॉम द स्टार्टिंग डेज they are attacking on the same spiritual culture of India, they are attacking on the temples, they are attacking on the priest, they are attacking on सनातन धर्म, ताकि किस प्रकार से हम इंडिया को और वीक करते जाएं। तो जिस प्रकार से मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 80% तो हम ऑलरेडी हम खो चुके हैं, उसका रीज़न यही था कि वी बिकम स्पिरिचुअली वीक। हमारा वैदिक कल्चर, इसको फॉलो करने वाले लोग जो थे, जो ब्राह्मणास थे, जो एजुकेटर्स थे, दे बिकम करप्ट। तो इसीलिए दोस्तों आज की सोसाइटी में
अगर हम चाहते हैं कि वास्तविकता में हम इंडिपेंडेंट हो पाएँ और वास्तविकता में हम अपने सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, तो दैट्स वाई फॉर दैट वी हैव टू practice this, we have to preserve our Vedic culture, we have to practice, preserve and promote our Vedic culture. इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है, इसके लिए हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे भारत के झंडे को अगर हम देखते हैं, उसमें 3 रंग है। पहला रंग जो है केसरिया रंग है, उसके बाद सफ़ेद रंग है और लास्ट में जो है हरा रंग आता है। तो जो केसरिया रंग है दोस्तों, वो हमारे त्याग, बलिदान और शौर्यता का प्रतीक है। जब तक त्याग नहीं है, रिनंसिएशन नहीं है, देश को बचाने के लिए, हर समय पे देश को बचाने के लिए जो है, जब एक समय भारत में बुद्धिज़्म काफ़ी फैल चुका था, तो उस समय शंकराचार्य हैं जो आदि गुरु थे, उस समय उन्होंने बुद्धिज़्म को 1 to 1 डिफीट किया। एक समय जब भारत में जो है धीरे धीरे नास्तिकता बढ़ता जा रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रचार किया, लोगों को डिफीट किया, लोगों को एंटी जो सनातन धर्म के जो अगेंस्ट जो लोग थे उनको डिफीट करके उन्होंने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। तो समय समय पर लोगों ने रिनंशिएट किया है, त्याग की भावना दिखाई है। शिवाजी महाराज एक समय जब पूरा जब मुग़ल साम्राज्य फैलता जा रहा था, इस्लामीकरण होता जा रहा था, उस समय शिवाजी महाराज आगे हैं, गुरु गोविंद सिंह आगे हैं। इन लोगों ने बलिदान दिया है दोस्तों। समय समय पर हमारे देश के जवानों ने, जैसे अभी शेरशाह मूवी आई है, तो उसमें आपने कहानी सुना होगा दैट फॉर एग्जांपल लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम बत्रा, जैसे कई कैप्टन मनोज पांडे, राइफलमैन संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव, इन सब लोगों ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी हैं, तब जाकर आज भी हमारा देश प्रिजर्व है। तो जहाँ पर त्याग नहीं है दोस्तों, वहाँ पर शांति नहीं हो सकती। जो अगला हमारे झंडे का रंग है सफ़ेद, वो हमारे शांति का प्रतीक है, सुख और शांति का प्रतीक है। तो बिना त्याग के शांति नहीं हो सकती है, और शांति के बिना जो हरा रंग है वो हमारी समृद्धि का प्रतीक है। तो बिना त्याग के शांति नहीं हो सकती है, शांति के बिना समृद्धि नहीं हो सकती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश जो है खुशहाल रहे, समृद्धि आगे बढ़ते रहे, इसके लिए आपको और हमें कुछ ना कुछ अपने लेवल पर त्याग करने की आवश्यकता है। अपने जो है अपने भोग वांछा की इच्छा को छोड़कर देश के लिए, सनातन धर्म के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें इस भारतीयता का प्रचार करने की आवश्यकता है, भगवद गीता के संदेश का प्रचार करने की आवश्यकता। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पीढ़ी और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो फील कर पाए, इसको समझ पाए, तो इसके लिए हमें करने की आवश्यकता है। सिर्फ बैठकर वीडियो देखकर बड़ी बड़ी बातें करने से, चिंता करने से नहीं हो। इसके लिए हमें ग्राउंड लेवल पे जाके कुछ करने की आवश्यकता है। साल भर में कुछ नहीं तो हम कम से कम एक व्यक्ति को हम भगवद गीता की शिक्षा से ज़रूर जोड़ें, भगवान के नाम से ज़रूर जोड़ें, उसको भगवान की दिव्य शिक्षा, व्हाट इज़ दैट इंडियन ग्लोरी, उससे हम ज़रूर कनेक्ट करें। तभी जाकर ये हमारा देश प्रिजर्व रह सकता है और आगे बढ़ सकता है। तो दैट इज़ ऑल। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश इंडिपेंडेंट रहे, नॉट फ्रॉम जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फ्रॉम आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा जो इंडिपेंडेंस जो है वो सिर्फ इल्यूजनरी इंडिपेंडेंस ना रह जाए, वास्तविकता में हम आज़ाद हो पाएँ, तो फॉर दैट वी हैव टू प्रोपोगेट ओवर वैदिक कल्चर, प्रोपोगेट द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता, प्रोपोगेट द टीचिंग्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर कुछ ना कुछ, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।